हेलो एवरीवन, मैं छवि प्रकाश पुंज के आपके अपने चैनल पर फिर एक बार नई क्लास के साथ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आ चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। जनरली इस चैप्टर को हम जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो आज के चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन के जेनेटिक्स क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, और उसके बाद कौन सी टर्म्स जो है किसने दी थी जेनेटिक्स टर्म, फादर कौन है जेनेटिक्स के, इसके बारे में, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मेंडलिज्म के बारे में, यानी मेंडल ने कैसे कैसे उनकी जीवन अवधि कटी, उन्होंने क्या क्या काम करा। उसके बाद मेंडल की जो रीडिस्कवरी है मेंडल के वर्क की, वो कैसे हुई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स में जो बहुत ज्यादा यूज होती है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम चलेंगे जो मेंडल ने लॉ दिए थे, 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, इन लॉज के बारे में हम स्टडी करेंगे। और फिर लास्ट में हम एक्सेप्शन जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, और कोडोमिनेंस क्या होता है, और मल्टीपल एलिनिज्म क्या होता है, और ये सारे टॉपिक रिवॉल्व करेंगे इस चैप्टर के अराउंड। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये क्लास 12th का टॉपिक है, टॉपिक 5th चैप्टर का। और ये जो टॉपिक है इसे जनरली जेनेटिक्स नाम से भी जाना जाता है। जो डिफरेंट आपने देखा होगा, ऐसा बोला जाता है कि आप जो है आपकी मम्मी पे गए हो, आपके मामा पर गए हो, आपके ये कैरेक्टर्स जो है वो सिमिलर हैं आपकी बहन के। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों दो इंडिविजुअल जो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं उनमें कुछ सिमिलरिटीज होते हैं, और जो दूसरा इंडिविजुअल है उनसे कुछ डिफरेंस होता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इसी ब्रांच में, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो टर्म है उसका मतलब होता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of heredity and variation। यानी कि जेनेटिक्स के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशंस की। तो अब हमें पता होना चाहिए ये जो दो टर्म हमने नई सुनी है, दैट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज हेरिडिटी। द ट्रांसमिशन और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की जो वंशागति है, लक्षणों का जो हस्तांतरण है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। और द वेरिएशन प्रेजेंट बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, यानी एक ही जाति के जो लोग हैं उनके बीच में जो डिफरेंस, जो परिवर्तन, जो चेंज प्रेजेंट होते हैं, उसे हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो चेंजेस होते हैं बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। आप कभी सोचते हो कि मेरे पापा के घुंघराले बाल है और मेरे भाई के भी घुंघराले बाल है, कर्ली हेयर्स है, तो ये क्या हुआ, जो कैरेक्टर था वो ट्रांसफर हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। और आप देखते हो कि मेरे पापा के घुंघराले बाल है लेकिन मेरे चाचा जी के घुंघराले बाल नहीं है, या फिर जो उनका बेटा है मेरे अंकल का, उसके घुंघराले बाल नहीं है, तो ये क्या है, वेरिएशन है। एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, होमो सेपियन सेपियन से हम, लेकिन एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल जब हम जाते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम वेरिएशन बोलते हैं। अब ये जेनेटिक्स टर्म जो है ये किसने दी थी, ये जेनेटिक्स टर्म जो है वो बैटसन ने दी थी। किसने दी थी, बैटसन ने दी थी। फिर उसके बाद जेनेटिक्स या जीन पर जो काम करा था सबसे ज्यादा, वो काम करा था मेंडल ने। दैट्स व्हाई ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आप क्या नाम दोगे बेटा, अनुवांशिकी के जनक जो है वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल।
इन्होंने तो वर्क किया, लेकिन इनके बाद जो है बैटसन नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी जेनेटिक्स पर खूब वर्क किया था। तो इसीलिए बैटसन को जाना जाता है एज मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इन्होंने ही टर्म दी थी जेनेटिक्स। तो मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? बैटसन। फिर उसके बाद जेनेटिक्स पे जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है, जो प्रायोगिक वर्क है, वो सबसे ज्यादा मॉर्गन ने किया था। इसीलिए मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ये है हमारे मॉर्गन साहब। तो ये जनरल टर्मिनोलॉजी हुई बेटा, जनरल चीज के भाई जेनेटिक्स होती क्या है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। इन विच वी विल study about heredity and variation is known as genetics. Genetic term was coined by Batson. Mendel is known as father of genetics. Batson is known as modern father of genetics. यानी कि अनुवांशिकी के जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, जबकि जो आधुनिक जनक है वो बैटसन है। इसके अलावा जो प्रायोगिक जो जेनेटिक्स है उसके जो जनक है वो मॉर्गन है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं मेंडल की जो लाइफ साइकिल, जिसको हम बताएंगे भाई मेंडल के जीवन में उन्होंने क्या क्या किया, जिसे हम मेंडलिज्म नाम से जानते हैं। तो मेंडल का जो बर्थ है वो 20 जुलाई को हुआ था, 1822 में इनका बर्थ हुआ था। और उसके बाद इनको जो है ऑगस्टियन 1843 में इनको प्रिस्ट जो है बने थे ये ऑगस्टियन मोनेस्ट्री में। इनका जो बर्थ है वो हिजेंड्रॉफ विलेज ऑफ बरोन सिटी में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, उसके बाद 43 में ये प्रिस्ट बने थे एट ऑगस्टियन मोनेस्ट्री। उसके बाद 1843 देन 1849 में बेटा क्या हुआ था, इनको ग्रेगर की डिग्री मिली थी। कौन सी डिग्री मिली थी? ग्रेगर की डिग्री। उसके बाद इन्होंने 7 साल पर जो 7 साल तक अपना एक्सपेरिमेंट किया था, 56 से लेकर 63 तक 7 ईयर तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और 7 ईयर जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो 7 कैरेक्टर लिए थे इन्होंने एक प्लांट के, और वो 7 कैरेक्टर जो थे वो 14 क्रोमोसोम पर यानी 14 क्रोमोसोम पर लोकेटेड थे, क्योंकि पी प्लांट जो 2n होता है डिप्लॉइड सेट, इसमें क्रोमोसोम का 14 होता है। ठीक है, अब इनका 7 साल तक एक्सपेरिमेंट चला। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को जो है इन्होंने रीड किया, इसके रिसर्च पेपर को, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बरोन। उसके बाद क्या हुआ, नेचुरल हिस्ट्री एंड सोसाइटी ऑफ बरोन में। उसके बाद 1866 में क्या हुआ, नेचुरल प्रोसीडिंग ऑफ एनुअल हिस्ट्री एंड ऑफ बरोन सोसाइटी जो है टाइटल्ड एज, इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो रिसर्च पेपर में चला था, टाइटल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से इनके रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए। उसके बाद 1884 में क्या हुआ बेटा, मेंडल की डेथ हो गई थी नेफ्राइटिस नाम की डिजीज से। इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी इसमें हो जाता है, नेफ्राइटिस नाम की डिजीज से मेंडल की डेथ हो गई थी। तो इनका वर्क जो है ना 35 साल तक 35 ईयर तक हिडन रहा था। और उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए 1900 में, 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की थी, पुनः खोज की थी। तो रीडिस्कवरी किन की थी उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं मेंडल की रीडिस्कवरी में 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। एक आते हैं कार्ल लॉरेंस, एक आते हैं बेटा ह्यूगो डी व्रीज, एक आते हैं एनरिच वॉन टेशनमार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे और इन्होंने मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की थी 1900 में। तो कार्ल लॉरेंस जो साइंटिस्ट थे वो जर्मनी के थे, ह्यूगो डी व्रीज हॉलैंड के थे, और ये मेंडल जहाँ के थे दैट इज ऑस्ट्रिया, वहीं के ये साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है वो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन सा चूज किया था उसके बात करते हैं। सबसे पहले कार्ल लॉरेंस ने चूज किया था मेज को। उसके बाद में इन्होंने किया था बेटा ह्यूगो डी व्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज को, ऑनियोथेरा लैमार्किया जिसका साइंटिफिक नेम है। और जो वॉन थे उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था।
ठीक है, तो इन्होंने मैनी फ्लावरिंग प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट। अब हम देखेंगे रीडिस्कवरी के बाद जेनेटिक्स में कौन सी टर्म्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टर्मिनोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म्स हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं जीन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीन की। जीन के लिए मेंडल ने जो टर्म यूज की थी वो यूज की थी फैक्टर। ठीक है, तो इन्होंने ये बोल, जीन क्या होते हैं? जीन वो यूनिट है विच ट्रांसफर कैरेक्टर। ठीक है, तो यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर उसे हम जीन बोलते हैं। और जीन टर्म, फैक्टर तुम टर्म यूज की थी मेंडल ने, लेकिन जीन टर्म जो है वो दी थी हमें जॉनसन ने। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास टर्म आती है एलील या फिर एलोमोर्फ। एलील या एलोमोर्फ टर्म जो है उसका मतलब होता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, यानी कि जो दो विकल्पी होते हैं एक जीन के, उसे हम एलील बोलते हैं। और एलील जो टर्म है वो दी थी बैटसन और मॉर्गन ने मिलकर। बैटसन और मॉर्गन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? एलील टर्म दी थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास टर्म आती है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिख रहा है, यानी उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं, और उसका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है उसे हम जीनोटाइप बोलते हैं। और जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों टर्म ही दी गई थी बाय जॉनसन। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आएगा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस यानी कि जो दोनों फॉर्म है एलील की, जो दोनों फॉर्म है हमारी एलील की, वो अगर सेम है तो उस कंडीशन को हम होमोजाइगस बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी जो दोनों फॉर्म है एलील की वो क्या है? वो सेम है तो उसे होमोजाइगस, और वो अलग अलग है तो उसे हम हेटेरोजाइगस बोलेंगे, यानी सम युग्मजी और विषम युग्मजी। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं। डोमिनेंट एलील या फिर डोमिनेंट कैरेक्टर। वो कैरेक्टर्स जो F1 जनरेशन में शो होते हैं, या वो एलील जो खुद को F1 जनरेशन में शो कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, उन्हें हम डोमिनेंट एलील बोलेंगे, और उन कैरेक्टर को हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे। सिमिलरली रेसेसिव एलील या रेसेसिव कैरेक्टर क्या होंगे? रेसेसिव ट्रेड्स वो होंगे जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, और रेसेसिव एलील वो होंगे जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस खुद को नहीं कर पाएंगे। तो हमने अभी बात करी रेसेसिव एलील या फिर कैरेक्टर की। इसके बाद अपन बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन क्या होती है, F2 जनरेशन क्या होती है, उसके बारे में। ये पूरी की पूरी जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है, इसी में पूरी जेनेटिक्स हम इन टर्म्स के बेसिस पर ही समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमें ये टर्म्स जो है इनके बारे में पता होना जरूरी है। हम आगे चलेंगे तो F1 जनरेशन, द जनरेशन विच इज ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं उनके क्रॉस से जो जनरेशन ऑब्टेन होती है उसे हम F1 जनरेशन फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं। सिमिलरली वो जनरेशन जो हमारी F1 जनरेशन है उसके सेल्फ पॉलिनेशन से, उसके सेल्फिंग से ऑब्टेन की गई है, उसे हम क्या कह देंगे? उसे F2 जनरेशन कह देंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्रॉस के बारे में। क्रॉस, तो क्रॉस हम दो टाइप के पढ़ सकते हैं।
ऑन द बेसिस कितने कैरेक्टर हमने लिए हैं, दो दो क्या सॉरी मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हाइब्रिड, 4 टाइप के क्रॉस हम पढ़ेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और पॉली हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं तो उस तरह के क्रॉस को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। यदि हम दो कैरेक्टर की वंशागति का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस तरह के क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। और अगर हम 3 कैरेक्टर की स्टडीज एक साथ कर रहे हैं तो उस तरह के क्रॉस को ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और एक साथ जब हम मैनी कैरेक्टर की स्टडी कर लेते हैं तो उस तरह के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मोनो डाई को हम और डीपली जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें एक कैरेक्टर की स्टडी हम करते हैं। तो मैं वो कैरेक्टर ले रही हूँ, मैं वो जैसे मेंडल ने 7 कैरेक्टर चूज किए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोजीशन एंड कलर फ्लावर का दिया था उन्होंने, फ्लावर की पोजीशन और कलर। फ्लावर की पोजीशन जो थी उसमें डोमिनेंट थी। पहले हम कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, 7 जो मेंडल ने दिए थे, देन हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर चलेंगे। ओके, सबसे पहले 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने सिलेक्ट किए थे। अब मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है विपरीत, है ना, एकदम एक दूसरे से अपोजिट। तो हम बात करते हैं मेंडल ने जो कैरेक्टर चूज किए थे उसकी। तो 7 कैरेक्टर में से मैं यहाँ डोमिनेंट के लिए डी लिख रही हूँ, रिसेसिव के लिए आर लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपने कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले उन्होंने लेंथ ऑफ प्लांट की बात करें तो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर था टॉल वाला, ठीक है, और रिसेसिव कैरेक्टर था ड्राफ्ट बोने, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले तो उसके बाद पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, 2 कैरेक्टर ले लिए उन्होंने फ्लावर के। पोजीशन 2 टाइप की हो सकती है, एक्सिलरी यानी एक्साइल में जो होंगे और टर्मिनल जो ऊपर टर्मिनेट पोजीशन पर होंगे। इस तरह से देखिए, ये जैसे हमारा फ्लावर है ये एक्साइल में है ना, जबकि यहाँ इस पोजीशन पे फ्लावर ये टर्मिनल है, ठीक है। उसके बाद कलर ऑफ फ्लावर में वॉयलेट डोमिनेंट था, व्हाइट रिसेसिव था। उसके बाद उन्होंने लिए थे सीड के 2 कैरेक्टर लिए थे, सीड की शेप और सीड का कलर, कलर ऑफ सीड। तो कलर ऑफ सीड में येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है, और शेप ऑफ सीड में राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड जो है झुर्रीदार जो है वो क्या है, रिसेसिव है। और लास्ट जो है इसका कलर, कलर कलर ऑफ पोड, कलर ऑफ पोड फली की जो कलर है, रंग है और आकृति यानी कि शेप ऑफ पोड, शेप ऑफ पोड। तो शेप ऑफ पोड 2 टाइप की हो सकती है, एक इम्प्लैंटेड और एक कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इम्प्लैंटेड। कलर में जैसे कि सीड में येलो डोमिनेंट है, पोड में इसका जस्ट उल्टा ग्रीन डोमिनेंट होता है और येलो जो है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो ये 7 कैरेक्टर लिए थे जो कि 7 क्रोमोसोम पर लोकेटेड थे, गुणसूत्रों पर लोकेटेड थे, किसके, पी प्लांट के। पी प्लांट का साइंटिफिक नाम आपको पता है बेटा, पी प्लांट इन्होंने कौन सा पी लिया था, गार्डन पी लिया था। और गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है पाइसम सटाइवम। क्या होता है, पाइसम सटाइवम। साइंटिफिक नेम को लिखते वक्त हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ये जो हमारा जीनस है ये कैपिटल से होता है, हमारी स्पीशीज स्मॉल से होती है, बीच में स्पेस। तो पाइसम सटाइवम नाम के प्लांट पर क्या करा था,
पी गार्डन पी पर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और इन 7 कैरेक्टर से अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन 7 कैरेक्टर्स में से ही एक कैरेक्टर मैं ले लेती हूँ कोई भी, जैसे मैं ले लेती हूँ कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर में लेती हूँ तो यहाँ से वॉयलेट डोमिनेंट था और ये रिसेसिव था वाइट, ठीक है, और ये वॉयलेट डोमिनेंट, ये दोनों हमने पेरेंट लिए, ठीक है। तो जब हम गैमीट बनाएंगे तो एक ही टाइप के गैमीट्स दोनों में बनेंगे। यहाँ से बनेगा कैपिटल W और यहाँ से बनेगा स्मॉल w। तो F1 जनरेशन जो होगी ये गैमीट्स यानी युग्मक, ये पेरेंट्स। तो F1 जनरेशन जो होगी उसमें सारे फ्लावर क्या होंगे, वॉयलेट होंगे, क्योंकि वॉयलेट क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। उसके बाद इसका सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग करवाई जाएगी, यानी कैपिटल W स्मॉल w क्रॉस कैपिटल W स्मॉल w। तो अब दो टाइप के गैमीट्स आ सकते हैं, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w। इसको हम चेकर बोर्ड पे अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आते हैं कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, तो आएगा कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w। तो यहाँ से फिनोटाइप पर हम देखें, ये वाला प्लांट, ये वाला प्लांट, ये वाला प्लांट, तीनों ही प्लांट क्या होंगे, तीनों टाइप के प्लांट्स जो होंगे वो वॉयलेट होंगे और ये जो एक रेशियो बचा वो कैसा होगा, वाइट होगा। तो फिनोटिपिक रेशियो जो है दिखने में कैसे आएंगे, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा होगा, तो जो 3/4 हिस्से हैं वो कैसे होंगे, वॉयलेट कलर के होंगे, जो बचा हुआ 1/4 हिस्सा है वो कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। ये फिनोटिपिक रेशियो है। अब हम जीनोटाइप में देखते हैं तो एलील के तरफ हम जाते हैं तो कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W कैपिटल W, कैपिटल W स्मॉल w और स्मॉल w स्मॉल w। तो यहाँ से हमने देखा कि भाई ये 1 पार्ट है, ये जो है 2 पार्ट और ये, तो यहाँ से हमारे पास जो जीनोटिपिक रेशियो आया वो क्या आ गया, 1:2:1। तो ये हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है वो हुआ, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी दो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को एक साथ स्टडी किया जाएगा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो मैं दो कैरेक्टर ले रही हूँ, राउंड सीड और येलो। राउंड येलो सीड को क्रॉस करा रही हूँ रिंकल्ड ग्रीन के साथ। तो ये पेरेंट्स है मेरे, जनक है। कैसे कैसे, राउंड येलो का क्रॉस मैंने करवाया किसके साथ, ग्रीन, राउंड येलो का क्रॉस कराया रिंकल्ड ग्रीन के साथ, रिंकल्ड ग्रीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से गैमीट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन गए गैमीट्स। और यहाँ से हमारे पास जो F1 जनरेशन आई वो आई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी सारे प्लांट्स कैसे होंगे, जो डोमिनेंट पेरेंट था राउंड येलो, सारे प्लांट वैसे होंगे राउंड येलो। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके बाद में क्रॉस करवाऊंगी, इसकी सेल्फिंग करवाऊंगी F2 जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। तो मैंने करवाया सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेल्फ पॉलिनेशन ड्रॉ करती हूँ। पहले तो हमें पता होना चाहिए इससे 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे, 4 टाइप के गैमीट्स कैसे बनाने हैं, उसके बाद उन गैमीट्स से हम आगे प्रोजेनी बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ से हमारे पास गैमीट्स बनाती हूँ मैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलर गैमीट्स यहीं पे बनेंगे, एक जैसे ही बनेंगे क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही, सेल्फिंग करवाइए। अब इसको मैं अरेंज कर देती हूँ मेरे पुनेट स्क्वायर पर। 16 डब्बे मुझे बनाने पड़ेंगे, 16 बॉक्स। तो 1 2 3, यहाँ से मैंने बनाया 1 2 3
ये हो गए 4 सोलर डब्बे बन चुके हैं। यहाँ पे मैं अपने गैमीट अरेंज कर देती हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसको परफॉर्म करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ से चलेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ से चलेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ से चलते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ से चलते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ से चलेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये हमारे पास टेबल आ गई। अब हम देखेंगे, मैं क्योंकि हमारे पास ग्रीन कलर तो अवेलेबल नहीं है तो मैं येलो को ब्लैंक छोड़ दूंगी। राउंड है और येलो है तो ब्लैंक, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, राउंड येलो। और ये कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड येलो, ठीक है। ये इससे डिनोट करूंगी रिंकल्ड येलो से। उसके बाद अगर राउंड ग्रीन है तो मैं ये करूंगी और रिंकल्ड ग्रीन है तो मैं ये करूंगी। तो चलें एक एक करके। सबसे पहले राउंड येलो, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सारे जो हैं कैसे हो गए, राउंड येलो हो गए, ठीक है। अब आगे चले हम रिंकल्ड येलो पर। रिंकल्ड येलो पे चलते हैं। तो रिंकल्ड येलो पर हम चलेंगे यहाँ से, रिंकल्ड येलो, देन wrinkled yellow, then wrinkled yellow। तो ये 3 हो गए wrinkled yellow। उसके बाद आगे चलते हैं राउंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। तो ये राउंड एंड ग्रीन हो गए। अब नेक्स्ट जो बचा है वो रिंकल्ड और ग्रीन। तो रेशियो देखिए, ऐसे हमारे पास कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे हमारे पास 9 आ गए। उसके बाद ये वाले हमारे पास 1 2 3 3 आए। उसके बाद ये भी 1 2 3 आए। उसके बाद ये कैसा आया, 1 आया। तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो जो है, फिनोटिपिक रेशियो कैसा हो गया, 9:3:3:1। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो आप अगली क्लास में कमेंट में मुझे बताएंगे कि इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है विद द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन है। अब अपन आगे चलते हैं। कुछ और जो है क्रॉस होते हैं, जैसे जिसे बोलते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस जो है उसमें क्या होता है, जो पहली जनरेशन होती है उसे किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाता है। तो उसे हम क्योंकि बैक में क्रॉस करवा रहे हैं इसीलिए उसे हम बैक क्रॉस बोल देते हैं। और बैक क्रॉस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आउट क्रॉस और एक होता है अपना टेस्ट क्रॉस। क्या बोल रही हूँ मैं, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस 2 टाइप के हो गए, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, F1 जनरेशन को पेरेंट के साथ क्रॉस कराना इज नोन एज बैक क्रॉस। द क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट। पेरेंट में भी कौन सा पेरेंट लिया है, डोमिनेंट पेरेंट लिया है, तो उस क्रॉस को हम, उस टाइप के बैक क्रॉस को हम आउट क्रॉस कहेंगे, जिसमें प्रभावी जनक को क्रॉस करवाया गया है पहली पीढ़ी के साथ। और यदि पहली पीढ़ी को रिसेसिव पेरेंट के साथ अप्रभावी जो जनक है उसके साथ क्रॉस करवाया जाए तो उस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो अब जैसे टॉलनेस वाला जो हमने मोनो हाइब्रिड में करा था वही क्रॉस में करवा देती हूँ। कैपिटल टी स्मॉल टी पहली जनरेशन आई थी, इसका क्रॉस में करा रही हूँ डोमिनेंट पेरेंट के साथ, यानी कैपिटल टी कैपिटल टी। तो यहाँ से 2 टाइप के गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी
स्मॉल टी, और यहाँ से सिर्फ एक टाइप का ही गैमीट बनेगा, तो प्रोजेनी जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, तो ये रेशियो आएगा 1:1। जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 आएगा और फिनोटिपिक रेशियो भी जीनोटिपिक रेशियो आएगा 1:1 और फिनोटिपिक रेशियो 100% टॉल प्लांट आपको देखेंगे, 100% टॉल, सारे ही टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है और कैपिटल टी भी क्या है, टॉल है। तो ये 100% जो है 100% टॉल प्लांट मिलेंगे और जीनोटिपिक रेशियो 1:1 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे चलकर कि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है। टेस्ट क्रॉस में जो पहली पीढ़ी है उसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ होएगा, इसमें एक टाइप का ही गैमीट बनेगा, इसमें दो टाइप के कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ से प्रोजेनी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसमें रेशियो आएगा 1:1, दोनों ही रेशियो चाहे जीनोटिपिक हो चाहे फिनोटिपिक हो, कैपिटल टी और स्मॉल टी 1:1 इज द जीनोटिपिक रेशियो। सिमिलरली दिस इज टॉल एंड दिस इज ड्रॉप, तो जो फिनोटिपिक रेशियो है वो भी 1:1 आएगा। ये जो टेस्ट क्रॉस है इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि जो फर्स्ट जनरेशन आई है वो होमोजाइगस थी या हेटेरोजाइगस। अगर ये होमोजाइगस होती तो फिर यहाँ पर भी जो जैसा आउटक्रॉस में रिजल्ट आया वैसा आता, लेकिन ये हेटेरोजाइगस है इसीलिए क्या हुआ कि हमें ड्रॉप प्लांट भी देखने को मिले। तो ये हमारे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस हो गए। अब मेंडल ने इसके अलावा अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ टेक्निक भी यूज की थी, वो हम देख लेते हैं। उससे पहले हम कुछ और चीजें देखेंगे कि मेंडल की सक्सेस के रीजन क्या थे और मेंडल के इतने समय तक वर्क के हिडन रहने या फिर उनके फेलियर के क्या रीजन थे। मेंडल के सक्सेसफुल होने का रीजन ये था कि मेंडल मैथमेटिशियन भी थे, इसीलिए उन्होंने अपने जो जितने भी रिजल्ट आए उसे स्टैटिस्टिकल मैनर में जो है कंजर्व करके रखा था, इसीलिए वो इजी मेंटेन थे करने में। उसके बाद उन्होंने जो है एक साथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी की थी, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी के कारण वो इजीली जो है एक साथ में बहुत सारे कैरेक्टर उन्होंने स्टडी किए थे। उसके अलावा पाइसम सटाइवम यानी गार्डन पी को अपना एक्सपेरिमेंटल चूज करना, मटेरियल चूज करना, ये भी एक सक्सेस का रीजन था मेंडल के। अब क्यों सक्सेस का रीजन था पाइसम सटाइवम को सिलेक्ट करने से? पाइसम सटाइवम जो है वो एक एनुअल हर्ब है, वो अपनी लाइफ साइकिल को कुछ ही टाइम में पूरा कर लेता है। इसके अलावा पाइसम सटाइवम जो है उसे आप छोटे से एरिया में लेबोरेटरीज में ग्रो करवा सकते हो। ये एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, यानी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है। उसके अलावा जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें खूब प्रेजेंट होते हैं और एक साथ में बहुत सारी सीड प्रोड्यूस हो सकती है, यानी बहुत सारी प्रोजेनी की स्टडी एक साथ में करी जा सकती है। ये सब प्लस पॉइंट है पाइसम सटाइवम को सिलेक्ट करने के। इसके अलावा मेंडल ने, मैंने आपको अभी बताया था जो दो टेक्निक यूज की थी वो भी उनके सक्सेस का कारण थी, और वो दो टेक्निक थी इमैस्कुलेशन और बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग, बोराकरण और विपुंसन क्या होता है? विपुंसन का मतलब ये होता है बाइसेक्सुअल प्लांट में से, फ्लावर में से उसका एंथर रिमूव करने की जो प्रोसेस है, जो उसका पुनकेसर रिमूव करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या बोलेंगे? इमैस्कुलेशन। जबकि उसको कंटमिनेशन से बचाने के लिए कि कोई और पोलन जो है उसके स्टिग्मा पर लैंड ना हो जाए, उसके ऊपर पॉली जो है बैग आप जो है बांध दिया जाता है, और उस टेक्निक को हम क्या कह देते हैं? बैगिंग कह देते हैं। तो ये सारे कारण थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के सक्सेस के। अब सक्सेस के कुछ कारण थे तो उनके वर्क के हिडन रहने के या फेलियर के भी कुछ कारण थे। मेंडल ने अपने ज्यादातर रिजल्ट स्टैटिस्टिकल मैनर में प्रिपेयर किए थे, मैंने आपको बताया। तो बॉटनिस्ट जो थे या जो जूलॉजिस्ट थे वो जो है मेंडल के जो रिजल्ट है उनको समझने में थोड़े कम, क्योंकि वो बॉटनी के जो है सब्जेक्ट के थे और मैथ्स उनको इतनी समझ में नहीं आई, इसकी वजह से जो है मेंडल का वर्क फेल हुआ। इसके अलावा जब मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश करवाया था उस समय सब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो कि डार्विन की बुक थी उसमें बिजी थे। उसके बाद में जिसने मेंडल का वर्क जिस मैगजीन में पब्लिश हुआ था वो जो है बेटा उसका सर्कुलेशन बहुत लिमिटेड था, यानी कि हर जगह तक वो नहीं पहुंचा। उसके बाद मेंडल जो थे वो कार्ल स्नेगेली ने सजेस्ट किए थे हीरेशियम जो एक प्लांट है जो कि पार्थेनोकार्पी एग्जिबिट करता है, उस पर अपना रिजल्ट जो है प्रूव नहीं कर पाए।
तो ये सारे रीजन थे मेंडल के फेलियर के, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मेंडल के जो इनहेरिटेंस के लॉ थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम 3 लॉज पढ़ेंगे। एक हम लॉ पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक यानी प्रभाविता का नियम, फिर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट। तो ये 3 नियम जो कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति के नियम कहलाते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड होता है, यानी इसके रिजल्ट को हम मोनोहाइब्रिड के जरिए प्रूव कर सकते हैं क्रॉस के जरिए। कैसे? ये बताता है कि F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही क्या होते हैं, शो होते हैं। और ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हमने परफॉर्म किया था तो हमने देखा था पहली पीढ़ी में, क्योंकि टॉल एक डोमिनेंट कैरेक्टर है ओवरड्राफ्ट, इसीलिए पहली पीढ़ी में सारे प्लांट्स कैसे आए थे हमारे पास, टॉल आए थे। तो यही कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस इन F1 जनरेशन ओनली दोज कैरेक्टर विल एक्सप्रेस्ड विच आर डोमिनेंट, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं सेकंड लॉ पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ये लॉ क्या कहता है? पृथक्करण का नियम, युग्मकों के पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये नियम ये कहता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट जो दोनों एलील हैं, जो दोनों एलील है एक जीन के, वो सेपरेट होते हैं, यानी कि एक गैमीट जो है वो प्योर होता है एक एलील के लिए। इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों एलील एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये सेकंड नियम था, ये भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से समझा सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास थर्ड नियम आता है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। इस नियम के अनुसार ये होता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, मेंडल ने बोला था जब ये दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर की स्टडी की जाती है तो जो दो कैरेक्टर है, जो डिफरेंट कैरेक्टर है, उनके एलील किसी भी तरह से एक दूसरे की इनहेरिटेंस को इफेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की वंशागति को जो है इफेक्ट नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से यानी कि इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड होंगे। और इसी नियम को हम क्या कह देते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये क्रॉस को हम, इसके रिजल्ट को हम डाइहाइब्रिड क्रॉस से समझा सकते हैं। तो ये थे मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल का जो पहला नियम है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो जो है उसको जो है एक्सेप्शंस है कुछ, तो उसमें हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस के बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में और मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में कि व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर अपूर्ण प्रभाविता का नियम ये कहता है कि इसमें क्या होता है कि इनहेरिटेंस जब दो कैरेक्टर की होती है तो अगर एक जो एलील है वो पूरी तरह से प्रभावी नहीं है दूसरे एलील पर, तो जो F1 जनरेशन है उनमें एक ब्लेंडेड कैरेक्टर आता है या ब्लेंडिंग हो जाती है दोनों कैरेक्टर की और एक मिक्स्ड कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पहले तो हम ये कह देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट भी इसे बोला जाता है। इसके फ्लावर जो है वो 4 बजे जो है खिलते हैं, उनकी फ्लावरिंग होती है। तो मिराबिलिस जलावा में जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो था रेड फ्लावर और पेरेंट रेड फ्लावर, और इनका जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो था व्हाइट फ्लावर। तो व्हाइट और रेड यानी कि फ्लावर के कलर में देखा जा सकता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। तो इसके बारे में अपन देखते हैं सबसे पहले।
तो जो रेड कलर है उससे गैमेट बनेगा कैपिटल आर, यहाँ से गैमेट बनेगा स्मॉल आर। तो यहाँ देखा गया कि जो पहली जनरेशन थी, जो F1 जनरेशन थी, उसके फ्लावर ना तो रेड हुए ना व्हाइट हुए। होने तो चाहिए रेड क्योंकि रेड डोमिनेंट है, लेकिन वो फ्लावर एक ब्लेंडिंग कर लेते हैं और कैसा कलर देते हैं, दोनों को ब्लेंड करके पिंक कलर देते हैं। अब इसकी मैं सेल्फिंग कराऊं, कैपिटल आर का कैपिटल स्मॉल आर क्रॉस स्मॉल आर, तो दो टाइप के गैमेट बनेंगे। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो 1:2:1 ये होंगे हमारे पास रेड, ये होंगे हमारे पास पिंक और ये हमारे पास होंगे व्हाइट। तो यहाँ से जो फिनोटिपिक रेशियो था जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 था, वो मॉडिफाइड हो गया है 1:2:1 में, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो फिर से वही है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो चेंज हुआ है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, जो एक एलील है वो दूसरे जो उसका अल्टरनेट एलील है उसमें पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं था, जिस वजह से जो F1 जनरेशन है उसमें ब्लेंडेड कैरेक्टर आया, मतलब ना तो रेड आए फ्लावर ना व्हाइट आए, एक मिक्स्ड कैरेक्टर हमको देखने को मिला, पिंक कलर के फ्लावर आए। ठीक है, और इसमें हमारा जो फिनोटिपिक रेशियो था वो भी मॉडिफाइड हो गया 3:1 से 1:2:1 में। ठीक है, इसके अलावा एक और प्लांट जिसका नाम होता है स्नैपड्रैगन, या फिर इसी को बोल देते हैं डॉग फ्लावर, या फिर इसी को बोल देते हैं एंटी रहीनम मेजस, इसमें देखा जाता है, इसके भी फ्लावर में देखा जाता है। तो ये हमारी है अपूर्ण प्रभाविता, पूरी तरह से प्रभावी नहीं है ना। फिर आता है कोडोमिनेंस जो कि ब्लड ग्रुप में देखा जाता है। सह प्रभाविता की बात करती हूँ, तो सह प्रभाविता में क्या होता है, जो दोनों एलील है वो एक साथ में एक्सप्रेस होते हैं, दो एलील एक साथ में एक्सप्रेस होते हैं, यानी दोनों ही डोमिनेंट है और वो एक साथ एक्सप्रेस होंगे। तो जैसे कि इसका उदाहरण है कोडोमिनेंस सह प्रभाविता, सह प्रभाविता। सह प्रभाविता में मैंने अभी बताया ब्लड ग्रुप में देखी जाती है। तो हमारा ब्लड ग्रुप का जो जीन है आई, उसके 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये स्मॉल आई वाली रिसेसिव होती है और ये ओ ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करेगी अगर दोनों सेम आए, जबकि ए और बी दोनों ही क्या होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं। तो अगर ए और बी साथ में आएंगे तो वो साथ में एक्सप्रेस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक चार्ट से आपको एक टेबल से समझाने की कोशिश करती हूँ। कैपिटल ए अगर कैपिटल ए के साथ में आएगा तो ए ब्लड ग्रुप होगा, कैपिटल ए अगर आई के साथ स्मॉल आई के साथ में आएगा तो भी ए ब्लड ग्रुप होगा, कैपिटल ए अगर बी के साथ में आ गया तो फिर ए बी हो जाएगा, और कैपिटल आई कैपिटल बी तो बी ब्लड ग्रुप होगा, आई के साथ आ जाएगा तो भी बी ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन ओ कब होगा, जब स्मॉल आई दोनों क्या आ जाएंगे, साथ में आ जाएंगे, तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये कोडोमिनेंस के दोनों ही एक साथ एक्सप्रेस हुए हैं दोनों एलील, इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप दिया। तो इसीलिए इसे हम सह प्रभाविता बोलते हैं, दोनों एलील एक साथ में अपनी प्रभाविता को दर्शा रहे हैं, अपनी डोमिनेंस को दर्शा रहे हैं। और आज का हमारी क्लास का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज मल्टीपल एलिलिज्म, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे एलील जो है वो एक कैरेक्टर को या कंट्रोल करेंगे। तो जैसे हमने अभी जैसे पढ़ा था, ब्लड ग्रुप की ही मैं बात कर लेती हूँ। ब्लड ग्रुप में हमने जैसे पढ़ा था बेटा कि जो 3 एलील है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसे ही तो क्या बोला जाएगा, मल्टीपल एलिलिज्म। मोर देन 2 एलील जो है एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा 2 एलील एक कैरेक्टर को टॉल रिसेसिव डोमिनेंट एक को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन हम ब्लड में देखते हैं कि 2 से ज्यादा एलील जो है वो क्या कर रहे हैं, एक किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हम मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आपको चीजें समझ आने लगी हो कि कैसे ट्रांसफर होता है कैरेक्टर जो है जनरेशन टू जनरेशन, कैसे जीन इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करवाते हैं, फ्लाइट करवाते हैं एक इंडिविजुअल से, पेरेंट से जो है उनके प्रोजेनी तक। ठीक है, और कैसे आप अपने दादाजी से अपने मामा से कैरेक्टर जो है सिमिलर रखते हो,
वो सब आपको समझ आया होगा। इसी क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और जिसमें हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, मेंडेलियन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, म्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू एंड आई होप यू लाइक द क्लास। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था आज, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसका आपको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट डालना है विद द जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसके साथ। थैंक यू।